इस हरिके बैराज को कहां पर बनाया गया है? तो पंजाब में, क्योंकि यहीं पर जो है तो आपकी दोनों नदियां मिलती है पंजाब राज्य में। और इससे एक महत्वपूर्ण जो है तो काम किया गया है वो है इंदिरा सागर नहर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी तंत्र या फिर सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने भारत की नदियों को पढ़ना शुरू किया था, जिनमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारे प्रमुख अपवाह प्रतिरूप हैं या फिर ड्रेनेज पैटर्न है उनको देखा था। आज के वीडियो में हम लोग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको देखते हैं, वो कहां से उद्गमित होती हैं, उन पर कौन कौन सी आपकी परियोजनाएं हैं ये देख लें। फिर इसके बाद जो यहाँ पर आपके फैक्ट दिए गए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको जो नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत उनको देखते हैं। यहाँ पर कल मैंने देखिए आपके जो पैटर्न है यानी कि जो प्रतिरूप है नदियों के प्रवाहित होने का, हर नदी एक अलग अलग जो है तो प्रतिरूप बनाती हैं या फिर वो अलग अलग पैटर्न में आपके प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो है तो आपके लगभग 10 प्रमुख पैटर्न बताए थे या प्रवाह होने की उनकी जो प्रतिरूप है ड्रेनेज पैटर्न है उनको बताया था। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये रहा आपका सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यहां पर मैंने कौन सी नदी कहां से आपकी आती है और कहां पर मिलती है यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपकी सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है? यहां पर आपके सिंधु नदी। कहां से निकलती है? खोबरचू हिमनद। तिब्बत में आपके खोबरचू हिमनद के पास से या मानसरोवर जो झील है उसके पास से आपकी सिंधु नदी यहां से निकलती है और भारत में लद्दाख से प्रवाहित होते हुए आगे निकलती है। और ये चिल्लास, ये आपका एक जगह है चिल्लास, जहां पर ये नदी आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आपको याद रखना है सिंधु नदी भारत के बाद चिल्लास नामक स्थान से कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जब ये लद्दाख में होती है तो एक बहुत बड़ा जो है तो गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं यहां पर आपके बुंजी महाखंड या फिर बुंजी गार्ज। तो आपको याद रखना है लद्दाख में आपके बुंजी महाखंड या बुंजी आपका जो है तो गार्ज का निर्माण करती है। फिर इसके बाद प्रवाहित होते हुए आपकी पाकिस्तान में आती है और यहां पर लास्ट में आपके कराची के पास, कहां? कराची के पास अरब सागर में जो है तो जाकर के ये नदी समुद्र में मिल जाती है। तो इसका उद्गम और अंत आपको समझ में आ गया होगा कि उद्गमित कहां से होती है? तो खोबरचू हिमनद मानसरोवर झील के पास तिब्बत से। और ये लद्दाख में एक बहुत बड़ा क्या बनाती है? आपका बुंजी महाखंड या फिर इसी को बोलते हैं आपका इंग्लिश में गार्ज। फिर ये चिल्लास के समीप यानी लद्दाख से आगे निकल करके ये चिल्लास नामक जगह पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर ये पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास आकर के अरब सागर में मिल जाती है। अब यहां पर हम बात करें कि आपकी जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई की यहां पर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर। ये कितनी कैसी लंबाई है इसकी? टोटल। ठीक। अब इसमें से हम बात करें कि भारत में कितनी प्रवाहित होती है। तो भारत में आगे इसके प्रवाह की बात करें तो भारत में ये 1114 किलोमीटर, कितना? 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। तो टोटल लंबाई कितनी है सिंधु की? 2880 किलोमीटर। और भारत की बात करें तो 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। आपको इसकी लंबाई क्लियर हो गई? तो सिंधु नदी की कहां से निकलती है, कहां पर जाकर के समुद्र से मिलती है और पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है, बुंजी महाखंड कहां पर बनाती है और आपके ये क्या कहते हैं कि क्या चीज मैंने कहा कि पाकिस्तान में कहां पर प्रवेश करती है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखा। अब इसकी हम लोग सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चिनाब। कौन सी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है यहां पर? तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। आपको याद रखना है सिंधु नदी तंत्र की या सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। चेनाब कहां से निकलती है? तो वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब कहां से निकलती है?
तो चेनाब नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लांचा दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में बड़ा लांचा दर्रा। तो आपको याद रखना है चेनाब नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लांचा दर्रा से या बड़ा लांचा पास से जो है, तो इसका ओरिजिन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लांचा दर्रा से। ठीक, फिर ये हिमाचल प्रदेश में निकल करके आगे प्रवाहित होते होते पंजाब को पार करके, कहां? पंजाब को पार करके ये नदी आपकी कहां चली जाती है? पंजाब को पार करके पाकिस्तान में आपके सिंधु नदी से मिलती है। कहां पर मिलती है? तो पाकिस्तान में। आपको याद रखना है चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर के किससे मिलती है? आपके सिंधु नदी से मिलती है और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, आगे हम बात करेंगे चेनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। पहले यहां पर सभी नदियों को देख लेते हैं, फिर यहां पर हम दूसरी नदी की बात करें अगर, तो चेनाब हो गई आपकी। चेनाब के बाद यहां पर दूसरी नदी देख लेते हैं, झेलम। कौन सी देखेंगे दूसरी नदी आपकी? झेलम। तो झेलम नदी जो है आपके जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है। और यहां पर हम झेलम नदी की बात करें कि जम्मू कश्मीर में कहां से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी आपकी शेषनाग झील से। कहां से? शेषनाग झील। तो आपको याद रखना है झेलम नदी आपके झेलम नदी शेषनाग झील है ना, जम्मू कश्मीर से जो है तो आपके निकलती है। इतना याद हो गया आपको। फिर झेलम नदी जो है तो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए आगे जाती है और पंजाब के समीप या पंजाब को पार करके पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में आपके ये चेनाब नदी से मिल जाती है। यहां पर किससे मिल जाती है? ये आ रही है आपकी चेनाब नदी और यहां पर जो है आपकी झेलम नदी इधर से आकर किससे मिल जाती है। तो जो झेलम नदी है वो कहां पर मिलती है? चेनाब नदी से पाकिस्तान में। सभी नदियां आपके चेनाब से ही मिलती हैं। कहां? पाकिस्तान में, सिर्फ एक नदी को छोड़ करके, और वो है आपकी व्यास नदी। कौन सी नदी है? आपकी व्यास नदी एक ऐसी नदी जो भारत में ही आपके मिल जाती है अन्य नदियों से, यानी कि सतलज से मिल जाती है। बाकी सभी नदियां चेनाब से पाकिस्तान में मिलती है। तो झेलम का आपका उद्गम कहां से, ओरिजिन कहां पे होता है आपका? तो झेलम का यहां पर ओरिजिन, या फिर हम बात करें इसका उद्गम कहां से होता है, तो शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर हम लोग अगली नदी देखेंगे। अगली नदी कौन सी यहां पर देखें, तो अगली हम लोग देख लेते हैं। यहां पर झेलम हो गई आपकी, चेनाब हो गई, और अब बात करते हैं सतलज की। अब किसकी बात करेंगे यहां पर? अब बात करेंगे हम लोग यहां पर सतलज नदी की। तो ये रही आपकी सतलज नदी। सतलज नदी कहां से निकलती है? तो ये कैलाश पर्वत, कहां से निकलती? कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से जो है, कैलाश पर्वत तिब्बत से आपकी ये नदी जो है तो निकलती है। और कैलाश पर्वत के पास एक झील है ना, कैलाश पर्वत के पास एक झील है जिसको बोलते हैं राकस ताल। क्या बोलते हैं? राकस ताल। तो राकस ताल झील से जो है आपकी सतलज नदी निकलती है। आपको याद रखना है सतलज नदी कैलाश पर्वत के पास राकस ताल झील से निकलती है। राकस ताल। कौन से निकलती है नदी आपके राकस ताल से? तो राकस ताल से आपकी निकलती है सतलज। ठीक, इसका ओरिजिन आपको याद हो गया होगा, या इसका उद्गम याद हो गया होगा। कहां? राकस ताल, तिब्बत, कैलाश पर्वत के पास है ना। कहां? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी आपकी। ठीक, कौन सी नदी? तो सतलज नदी निकलती है। इतना आपको पता चल गया। फिर उसके बाद सतलज नदी आपकी यहां से ये प्रवाहित हो रही है पूरा ये, और ये भी पाकिस्तान में जाकर के चेनाब से मिल जाती है। पाकिस्तान में जाकर किससे मिलती है? चेनाब से मिल जाती है। ठीक, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले पंजाब होकर के जाती है। तो पंजाब में इससे एक नदी मिलती है, उसका नाम है व्यास नदी।
उसका नाम क्या है? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी आपकी कहां मिल जाती है? इससे आपके पंजाब में मिलती है। और अब हम बात करते हैं ब्यास नदी निकलती कहां से है। तो ब्यास नदी आपके ब्यास नदी की बात करें निकलने की, तो ब्यास नदी आपकी ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड झील से निकलती है। कहां से निकलती है ब्यास नदी आपकी? तो रोहतांग दर्रा, ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड है ना। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि जो आपके चेनाब नदी है, सॉरी, जो आपकी ब्यास नदी है वो कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ब्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कहां? रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड। ठीक, तो ब्यास नदी आपको याद हो गया। ब्यास नदी आकर के पंजाब में किससे मिल जाती है? तो ब्यास नदी पंजाब में आकर के सतलज से मिल जाती है। और यहां पर एक बहुत बड़ा जो तो डैम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज डैम। आगे हम परियोजनाओं में उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब अगली नदी हम लोग रावी नदी देखते हैं कि रावी कहां से निकलती है। तो रावी नदी आपके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो ये रही आपकी रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है? जैसे कि मैंने भी बताया आपको, तो रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये भी है ना प्रवाहित होते होते पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती। यानी कि ब्यास को छोड़ करके चाहे झेलम हो आपकी, चाहे सतलज हो आपकी, है ना, ये सभी नदियां कहां से मिलती हैं आपके आकर के? तो झेलम और आपकी सतलज और रावी ये सभी चेनाब में आकर के पाकिस्तान में मिलती हैं। सिर्फ एक ऐसी नदी है ब्यास जो कि पंजाब में ही सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये जो हिमालय से आपके सिंधु से मिलने वाली नदियां हैं वो जिनको हम सहायक नदी बोल सकते हैं, उनके बारे में यहां पर मैंने बताया। अब यहां पर देख लेते हैं कि इन नदियों पे आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। क्या देखेंगे यहां पर आगे हम लोग कि इन नदियों पे आपकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। हमने नदी पूरी कवर कर ली, झेलम पढ़ लिया हमने, है ना, चेनाब पढ़ लिया और आपका ब्यास पढ़ लिया और रावी भी पढ़ लिया। तो ये इसमें टोटल कितनी नदियां मिलती हैं आपकी? झेलम, चेनाब, नंबर 1 झेलम, नंबर 2 चेनाब, नंबर 3 सतलज, नंबर 4 रावी, नंबर 5 ब्यास। यानी कि 5 नदियां जो है आपके मिलती हैं इससे आपके सिंधु नदी से। ठीक, और ये पंजाब से निकल करके आगे जाकर के पाकिस्तान में मिलती हैं। तो 5 नदियों का जो आब है उसको पंजाब बोलते हैं। पंजाब का आधा भाग अभी कहां है आपके? पाकिस्तान में, और आधा भाग हमारे यहाँ है। तो जब हम पूरा पाकिस्तान हमारे साथ था तो उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते थे? 5 नदियों का आब, यानी कि जहां पर 5 नदियां आकर के प्रवाहित होती हैं और फिर एक जगह जाकर के सिंधु नदी से मिलती हैं। तो 5 नदियों के पूरे आब को क्या बोला जाता था यहां पर? पंजाब। इसीलिए इस जगह का नाम क्या था? पंजाब था। फिर जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब चला गया आपके पाकिस्तान में और आधा पंजाब हमारे यहाँ है। तो जो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है वहीं पर ये आपकी 5 नदियां सिंधु नदी से मिलती हैं और हमारे यहाँ जो भारतीय क्षेत्र में जो पंजाब बचा वहां से बस ये नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो ये नदियां हमने देखा कि कौन सी कहां से निकलती है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस नदी पे कौन सी आपकी परियोजना है। ठीक, तो यहां पर मैंने नदियों के नाम और उन पर बनी गई परियोजनाओं या बनाई गई परियोजनाओं के बारे में लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे चेनाब नदी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी पर आपके सलाल परियोजना है, फिर दुलहस्ती परियोजना है, फिर कौन सी परियोजना है? बगलीहार परियोजना है। ठीक, 3 परियोजनाएं हैं इस पर। अब इसको हमें याद करने की अगर ट्रिक देखना हो तो कैसे याद कर सकते हैं? दुल्हन, कौन दुल्हन? ये सारी परियोजनाएं कहां पर हैं आपके? जम्मू कश्मीर में। कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर।
J&K। तो जो दुल्हन है वो कहां पर, जम्मू कश्मीर के बंगले में क्या करती है, सलाद है ना, सैलेड्स है ना, सैलेड्स क्या करती है, सलाद काटती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। सारी परियोजनाएं कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, सबसे पहली कौन सी परियोजना है, यहां पर हम लिख लेते हैं दुल्हस्ती। ठीक, फिर बगलीहार, बगलीहार, फिर कौन सी परियोजना है, सलाल। अब दुल्हन जम्मू कश्मीर के बंगले में, यहां पर दुल्हन जो है जम्मू कश्मीर के बंगले में क्या करती है, सलाद काटती। आपको याद हो जाएगा किस पर है, आपके चनाब पर। या फिर काटना को चीरना या चीरना भी बोलते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के बंगले में दुल्हन सलाद काटती है या चीरती है। काटना और चीरना एक ही बात होता है, चीरने से क्या हो जाएगा, चनाब। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर। ठीक, रुक जाओ एक मिनट, बढ़िया से समझाते हैं आपको जिससे अच्छे से याद हो जाए। एक मिनट आप लोग थोड़ा समय दीजिए, है ना। देखिए क्या बताया मैंने कि जो आपकी 3 परियोजनाएं हैं किस नदी पर हैं, चेनाब नदी पर हैं। किस नदी पर हैं, चेनाब पर हैं। ठीक, और हैं कहां पर, जम्मू कश्मीर में। परियोजनाओं का नाम है दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाद। ठीक, तो यहां पर जम्मू कश्मीर के बंगले में, तो यानी कि J&K, जम्मू कश्मीर के कहां पर, बंगले में। तो बंगले से याद हो जाएगा आपको बगलीहार। बंगले में कौन, दुल्हन। दुल्हन, दुल्हन से याद हो जाएगा दुल्हस्ती। क्या करती है, सलाद। उसके यहां कोई कार्यक्रम होगा, है ना, तो क्या करती है वो, सलाद काटती। आप काटने को चीरना भी बोलते हैं, तो आप यहां पे बोल सकते हैं चीरती है। ठीक, तो चीरने से हो जाएगा आपका चनाब। तो ये आपको याद हो गया, चेनाब। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा। फिर अब हम लोग दूसरी नदी के बारे में चलते हैं। दूसरी नदी देखें यहां पर आपकी कौन सी है, ब्यास। दूसरी कौन सी नदी है, ब्यास नदी। ब्यास पे कौन सी परियोजना है, पोंग डैम परियोजना, या फिर इसी को बोलते हैं महाराणा सागर। महाराणा सागर, महाराणा प्रताप सागर, या फिर पोंग डैम। कहां पर है आपकी परियोजना, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है आपकी परियोजना, या ये बांध परियोजना कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और चेनाब पे जो परियोजनाएं थी वो कहां पर थी, आपके जम्मू कश्मीर में। तो आपको क्षेत्र भी याद रखना है, कभी क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि पोंग डैम किस राज्य में है, तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है यह भी याद रखना है, तो ब्यास नदी पर। ठीक, फिर एक और परियोजना है जो कि ब्यास और सतलज पे है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, पीछे मैंने यहां पर आपको बताया था कि ये पंजाब है, और पंजाब में जो आपकी ब्यास नदी है वो सतलज नदी से मिलती है। ये सतलज नदी आ रही है, यहां से इससे मिल जाती है। पंजाब में इन दोनों के मिलन बिंदु पर एक आपका बहुत बड़ा बैराज बनाया गया है, जिसे बोलते हैं हरिके बैराज। तो ब्यास प्लस सतलज पर कौन सा आपका यहां पर बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। कौन सा बैराज है यहां पर आपके, हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज को कहां पर बनाया गया है, तो पंजाब में, क्योंकि यहीं पर जो है तो आपकी दोनों नदियां मिलती हैं पंजाब राज्य में। और इससे एक महत्वपूर्ण जो है तो काम किया गया है, वो है इंदिरा सागर नहर। इंदिरा सागर नहर। तो आपको याद रखना है कि हरिके बैराज से इंदिरा सागर नहर निकाली गई है, और इससे राजस्थान में जो है तो मुख्य रूप से सिंचाई होती है। जो मरुस्थल क्षेत्र के आसपास वाले एरिया हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर इससे आपकी सिंचाई की जाती है। किससे, इंदिरा सागर नहर से। किससे सिंचाई की जाती है,
तो इंदिरा सागर नहर से यहां पर आपके सिंचाई की जाती है, याद रखना है आप, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगली नदी रावी की बात करते हैं। अगली कौन सी नदी है आपकी रावी। रावी पर एक परियोजना है रणजीत सागर। तो देखिए रावी में भी रा है और रणजीत में भी रा है, तो रावी से रणजीत सागर, ठीक। इसी को बोलते हैं थिन, है ना, थिन बांध, इसी को बोलते हैं थिन बांध, यानी रणजीत सागर परियोजना को ही बोलते हैं थिन बांध, या फिर इस परियोजना के अंतर्गत आपका थिन बांध बनाया गया है। कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और रावी नदी निकलती कहां से है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। तो आपको इसका जो उद्गम है वहीं पर इस पर परियोजना भी है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक। फिर अगली परियोजना पे चलते हैं, अगली नदी पे चलते हैं, फिर उस पर देखेंगे परियोजना। तो अगली हमारी यहां पर नदी है जिसका नाम है झेलम। क्या है, झेलम, ठीक। रावी नदी पर एक और परियोजना है, आप लोगों को बता देता हूं मैं। एक का है, दो परियोजनाएं हैं रावी नदी पर, है ना। तो देखिए रावी नदी पर पीछे हमने देखा था, यहां पर रावी नदी पर कौन सी परियोजना पढ़ी थी हमने, रावी पर पढ़ी थी रणजीत सागर, या इसी को क्या बोलते हैं, थिन बांध या फिर डेम। तो ये आपके रावी नदी पर एक प्रोजेक्ट हो गया। इसी पर आपका दूसरा प्रोजेक्ट है शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट या फिर परियोजना, ठीक। इसी पर एक और आपकी परियोजना है चमेरा, ठीक। तो आपको याद रखना है ना, रावी नदी के आसपास किसका साम्राज्य था, बहुत बड़े आपके सिख के एक राजा थे जिनका नाम था, सिख राजा थे राजा रणजीत सिंह, ठीक। उनके अंदर क्या था, साहस था। उनसे अंग्रेजों का साम्राज्य चरमरा गया था, यानी कि काफी डर गया था, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा थे राजा रणजीत सिंह। उनके पास एक जमाने में एशिया की सबसे बड़ी सेना जो है तो उनके पास मानी जाती थी। तो उनके पास सेना की वजह से क्या था, उनके पास राजा रणजीत सिंह के पास सेना थी, सेना से साहस आया और साहस से अंग्रेजों का साम्राज्य क्या हुआ, चरमरा गया। और उनका साम्राज्य जो है तो पंजाब के आसपास पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। तो रावी नदी भी उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, रावी नदी राजा रणजीत सिंह का जो पंजाब राज्य था वहां से प्रवाहित होती है, और उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, तो इसलिए उनके अंदर क्या था, साहस था। तो साहस से शाहपुर कंडी, और जब साहस था तो अंग्रेज उनसे क्या थे, अंग्रेजों का जो पूरा साम्राज्य था वो चरमरा गया था, यानी कि वो लोग डर गए थे। तो इससे हो जाएगी यहां पर आपके चमेरा परियोजना। तो ये आपकी तीन परियोजनाएं हैं किस पर, रावी नदी पर, ठीक। याद हो जाएगा आपको रावी नदी का, ठीक। यहां पर बात करें शाहपुर कंडी परियोजना है कहां पर, तो ये है आपके पंजाब में, पंजाब। ये कहां पर है आपके, पंजाब। शाहपुर कंडी परियोजना कहां है आपके, पंजाब में। और चमेरा की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो शाहपुर कंडी पंजाब में है और चमेरा आपकी हिमाचल प्रदेश में है, और यहां पर रणजीत सागर या फिर थिन बांध जो है आपके कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। तो इतना आपको याद कर लेना है, ठीक। फिर इसके बाद जो हम लोग झेलम नदी के बारे में देख रहे थे उस पर चलते हैं। तो झेलम नदी पर आपकी परियोजनाएं हैं। एक तो है किशन गंगा परियोजना। क्या है, किशन गंगा परियोजना। इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा, उस पर यह परियोजना आपकी बनाई गई है, ठीक। फिर यह है आपकी तुलबुल परियोजना जो कि झेलम पर, सिर्फ झेलम नदी पर है। ये किशन गंगा परियोजना झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा, उस पर बनाई गई है, उसी के नाम पे रखा गया किशन गंगा परियोजना। और तुलबुल परियोजना जो है आपके किसके साथ है, झेलम। किस पर है आपकी तुलबुल परियोजना, झेलम पर है। तो कृष्ण भगवान, किशन गंगा से आप लोग याद कर सकते हैं, किशन भगवान या कृष्ण भगवान कैसे थे, बहुत चुलबुले थे। कैसे थे वो, चुलबुले, है ना। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे को तो आपने सुना होगा, है ना। तो उसमें दबंग फिल्म में सलमान खान का कैरेक्टर, तो कैसे थे वो, चुलबुले थे। चुलबुले से आपको याद रखना है तुलबुल परियोजना। कौन चुलबुला था, तो कृष्ण। कौन चुलबुला था आपका, तो कृष्ण चुलबुले थे, ठीक।
तो जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा परेशान करता है तो क्या बोलते हैं, उसकी माँ बोलती कि मैं, मेरी जैसी माँ है, इसको झेल पा रही है, नहीं तो ये किसी के बस का नहीं है। तो कौन, यशोदा माँ उनको क्या करती थी, किसी तरीके से मतलब वो जो है तो उनको कंट्रोल करती थी, है ना। तो यानी कि यशोदा माँ उनको झेल लेते थे, यानी कि किसी तरीके से कंट्रोल करती थी। नहीं तो कृष्ण भगवान इतने ज्यादा चुलबुले थे, वो किसी के हाथ में नहीं आते थे, माखन वाखन चुरा लेते थे, दही वही जो है तो चुरा लेते थे, मटके वटके फोड़ देते थे। तो इस तरीके से आपको झेलम नदी पर किशन गंगा और तुलबुल परियोजना याद कर लेना है। और दोनों हैं कहां पर, तो जम्मू कश्मीर में। दोनों कहां पर हैं, जम्मू कश्मीर, यानी कि जेके जम्मू कश्मीर में ये परियोजनाएं हैं आप, ठीक। तो यहां पर हमने सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली सहायक नदियां और वो कहां से निकलती हैं, कहां पर जाकर के मिलती हैं और उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको उनको देख लेते हैं एक बार। तो जब आप इसको समझने के बाद फैक्ट भी पढ़ लेंगे तो आप पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, आपको इस पे कमांड हो जाएगा और आपको ये नहीं भूलेगा। तो जो हमने उधर पीछे पढ़ा है ज्यादातर इसमें से वही फैक्ट हैं, कुछ नए नए फैक्ट हैं, तो आपको नए नए फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। तो देखिए पॉइंट है यहां पर, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है। भारत में जो हिमालय की नदियां निकलती हैं उनमें सबसे पश्चिमी नदी, यानी कि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। क्योंकि अगर आप यहां पर बात करें तो जो आपकी सिंधु नदी है वो यहां से आकर के लद्दाख में प्रवाहित होते हुए जाती है यहां पर। तो इसके बाद भारत में इधर कोई नदी नहीं है, सिर्फ सिंधु नदी ही है जो इधर से आती है, ठीक। तो ये सबसे कैसी नदी हो गई, आपकी पश्चिमी नदी हो गई, सबसे पश्चिम साइड, यानी सबसे जो तो वेस्ट में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी है। इसके बाद भारत की कोई नदियां नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो भारत की सीमा ही खत्म हो जाती है, इधर पाकिस्तान आ जाता है, तो भारत की इधर पूरी सीमा क्या होती, खत्म हो जाती है। तो सबसे पश्चिम की नदी कौन सी है, आपकी सिंधु नदी है। ये आपके तिब्बत में बोखरचू हिमनद से निकलती है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास से, और फिर ये भारत में लद्दाख में प्रवाहित होते हुए जो है तो आगे जाकर के पाकिस्तान में जाती है। तो सबसे पश्चिम की नदी, यानी कि हमारे पास इसके बाद हमारे यहां कोई नदी नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखरचू हिमनद के पास। कहां पर है आपके, बोखरचू हिमनद कहां पर है आपके, कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी है ना, जहां पर भगवान भोले का निवास है, यानी कि देवों के देव महादेव क्या है, बसते हैं कैलाश पर्वत पर। वहीं पर आपका जो है तो बोखरचू हिमनद, बहुत बड़ा जो है तो एक हिमनद है, वहां पर आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर से आपकी जो है तो नदी कौन सी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। तो जो ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं वो कैसी होती है, 12 मासी होती हैं। बरसात में तो वर्षा से पानी मिलता है, लेकिन जब गर्मी में सूखने का समय आता है तो उस टाइम पे बर्फ पिघल जाते हैं, तो उससे आपको यहां पर जल की उपलब्धता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती है, किस स्थल से जो है तो भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, दम चौक लेह, है ना। लेह से, लेह में एक जगह है दम चौक, वहां से आपकी सिंधु नदी जो है तो कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि लेह में दमचौक नामक जगह से आपकी ये नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट है यहां पर, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। तो टोटल मैंने बताया था कि 2880 किलोमीटर है, भारत की बात करें तो 1114 किलोमीटर। तो यहां पर 2880 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और अगर हम इंडिया में या भारत में बात करें इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 1114 किलोमीटर इसकी क्या है, इंडिया में इसकी लंबाई या लेंथ है, या इंडिया में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी में दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन सी दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां आपकी जो है तो आकर के मिलती हैं यहां पर। तो मैंने मैप में आपको 2 नदियों के बारे में नहीं बताया था, है ना, जो उसकी सहायक नदियां जो ऊपर से आती हैं, जैसे कि काबुल, है ना, कुर्म, गोमल, तोची, बिबोवा, संगर, ये सारी नदियां कहां से मिलती हैं, इसमें आपके दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक। यानी कि मान लीजिए सिंधु नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है,
तो यहां पर मिलेंगी, काबुल मिलेगी, कुरुम मिलेगी, आपकी गोमल मिलेगी, तोची मिलेगी, है ना, बिबोवा और यहां पर संगर। तो ये सारी नदियां जो इधर से आकर के मिल रही हैं इसको बोलते हैं दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां। इसको क्या बोलते हैं? दाहिने साइड या दाहिने तरफ से आकर के मिलने वाली नदियां। ठीक। और इधर से जो नदियां मिली है, जैसे कि आपकी चिनाब मिली है, फिर चिनाब के बाद यहीं में झेलम आ रही है, यहीं पे सतलज आ रही है ना, यहीं पर ब्यास आ रही है। तो ये सारी नदियां जो हैं किधर से मिलने वाली नदियां हैं? बाएं तरफ से। ये सब नदियां कहां से मिल रही हैं? आपके बाएं तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से। और ये सारी नदियां किधर से मिल रही हैं? राइट साइड से। जो नदी इधर से आ रही हैं, काबुल है, आपकी कुर्म है, स्योक है, गिलगित है और आपकी तोची है, तो ये सारी गोमल, ये सारी नदियां कहां से मिल रही हैं? आपके दाहिने साइड से या फिर राइट साइड से, है ना, राइट साइड से। और जो इधर से आपकी नदियां जा रही हैं, चाहे चेनाब हो, चाहे आपकी झेलम हो, चाहे आपकी सतलज हो, ये सारी नदियां किधर से जा रही हैं? लेफ्ट साइड से। ये किधर से जा रही हैं? लेफ्ट साइड से। तो आपको याद रखना है, भारत में जो नदियां मिलती हैं उनको वो जाती हैं लेफ्ट साइड से, और जो आपकी दाहिने तरफ से नदियां मिल रही हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान साइड से आती हैं, सिर्फ दो नदियों को छोड़ करके। दो नदियां कौन कौन सी हैं जो कि मिलती तो दाहिने तरफ से, राइट साइड से, लेकिन भारत में मिलती हैं? एक तो है गिलगित, गिलगित, और एक और नदी है गिलगित के साथ साथ यहां पर आपकी स्योक, गिलगित और स्योक। तो ये नदियां आपके लद्दाख के पास में मिलती हैं, जो मिलती तो भारत में लद्दाख में है, पर हैं कहां के? दाहिने तरफ के, यानी कि राइट साइड से। तो याद रखना है कि दो नदियां, एक तो गिलगित और एक स्योक, ये मिलती भारत में है, यानी कि लद्दाख में मिलती हैं सिंधु नदी से, पर हैं किधर की? दाहिने तरफ की। बाकी सभी पाकिस्तान में मिलने वाली नदियां जो पाकिस्तान से आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं, उनको राइट साइड या दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां कहते हैं। बाकी जो आपकी सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियां जो हैं बाएं तट से मिलती हैं। तो भारत की अधिकतर जो नदियां हैं वो बाएं तट से मिलती हैं, पाकिस्तान से जो सिंधु में मिलती हैं वो अधिकतर दाएं तट से मिलती हैं। सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं यहां पर, गिलगित और स्योक, जो कि भारत में ही मिलती हैं पर दाहिने तरफ से मिलती हैं। समझ में आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। सिंधु नदी में बाएं तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां कौन कौन से हैं? तो जास्कर, सिगार और पंच नदी। इन पंच नदों में जो मैंने बताया ना, आपकी सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ये सारी नदियां आ जाती हैं। ठीक। फिर जास्कर, अगला पॉइंट है जास्कर, सतलज, स्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। ये जो नदियां हैं आपकी जास्कर, सतलज, स्योक और स्पीति, इनका क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि नॉर्थ टू साउथ इनका जो है तो सीक्वेंस बताना है हमें। तो सबसे पहले नदी आपकी प्रवाहित होती है वो है स्योक। सबसे नॉर्थ में स्योक है, फिर उसके जस्ट नीचे आपकी आ जाती है जास्कर, फिर उसके नीचे प्रवाहित होती है आपकी स्पीति, फिर उसके नीचे प्रवाहित होती है आपकी सतलज। तो कौन सी है आपकी? जास्कर। फिर अगली कौन सी है? नहीं, ये है आपका जास्कर नहीं है, यहां पर है आपका स्योक। पहली सबसे ऊपर कौन सी नदी आती है? स्योक, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर लास्ट में सतलज। तो ये इनका क्या है? नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस या क्रम है। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं और सिंधु नदी से संबंधित अन्य जो या इसकी सहायक नदियों से संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं वो उसको देखें। यहाँ पर आपके नदियों से संबंधित मैप दिया गया है। हम लोग हर नदी को अलग अलग जो है तो देख रहे हैं, इसलिए मैप यहाँ पर देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं जो भी नदी पढ़ाऊंगा उनका खुद मैं यहाँ पर वो नदी और उनकी सहायक नदी आपको बना करके दिखाऊंगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी।
तो अगला पॉइंट है यहां पर पंच नद नदियां आपस में मिलकर के सिंधु से कहां संगम बनाती हैं। तो ये सारी नदियां पंचनद जो है आपस में मिलती हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का वो कौन सा जगह होता है, मिथनकोट। क्या, मिथनकोट पाकिस्तान। इसी को मिठानकोट भी कहीं कहीं लिखा होता है, यहां पर मिथनकोट लिखा है। मिठानकोट आए तब भी है ना, वो कहां पर हो, पाकिस्तान में होगा। तो मिठानकोट नामक जगह पर ये सारी नदियां आपस में मिलती हैं, और वो मिल करके किससे मिलती हैं, आपके सिंधु नदी से मिलती है। तो आपको याद रखना है पंचनद में कौन कौन सी नदी आ जाएंगी आपकी, तो चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, झेलम। 1 2 3 4 5 ये पांचों नदियां जो हैं मिलकर के मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती हैं, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पंचनद में कौन सी नदियां शामिल हैं, तो सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, जो मैंने ऊपर बताया अभी वही नदियां पंचनद में शामिल हैं। और ये पंजाब से प्रवाहित होती हैं नदियां, इसलिए पंजाब को पंजाब यानी 5 नदियों का आप कहा जाता है। 5 नदी बेसिन जो है वहां पर आपकी मिलती हैं, यानी 5 नदी बेसिन जो है तो वहां पर पंजाब में फैले हुए 5 नदियों का वो आब है, इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है। लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो ये दाहिने तट पर अवस्थित है। किस तरफ अवस्थित है, दाहिने तट पर। यानी कि मान लीजिए ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है और यहां से भारत में आ जाती है, तो लेह जो है इसके ऊपर पड़ता है। कहां पड़ता है, ऊपर। तो इसलिए कहां है, आपके दाहिने तट पर है, यानी कि ऊपर साइड है। अगर नीचे होता तो क्या मानते उसको, बाएं तट पे। तो लेह कहां पर है, दाहिने तट पर। ठीक, अगला पॉइंट है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, तो भारत इसमें से 20% जल का उपयोग कर सकता है। कितने का, 20% जल का जो है तो भारत यहां पर उपयोग कर सकता है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो मैंने बताया था सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है, क्योंकि अन्य जो 4 नदियां हैं उनमें से 3 नदी डायरेक्ट चेनाब में आकर के मिलती है, ब्यास को छोड़ करके। ब्यास आपकी कहां मिलती है, तो ब्यास आपकी सतलज नदी में जो है तो आपकी मिलती है पंजाब में। बाकी सभी नदियां चेनाब में मिल करके फिर चेनाब सबका जल लेकर के जाती है कहां, आपके सिंधु में। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर देखते हैं झेलम नदी के बारे में। तो यहां पर प्रमुख दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ये कोई एक नदी है, ये भी कोई एक नदी है, इसके बीच में जो है तो आपका जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दोआब, यानी 2 नदियों के बीच का, 2 नदी बेसिन के बीच का जो जगह है उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, दोआब क्षेत्र। ठीक, तो यहां पर नदियां दी गई हैं और उनके बीच में जो पड़ने वाला क्षेत्र है उसको दिया गया है। तो यहां पे लिखा हुआ है सिंधु सागर दोआब। क्या, सिंधु सागर दोआब। तो किसके किसके बीच में है, सिंधु तथा झेलम के मध्य। किस नदी के बीच में है, सिंधु तथा झेलम के मध्य आपका सिंधु सागर दोआब है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर चाज दोआब। इसको आप लोग, बाकी आगे के सब आपको याद करवा दूंगा, सिर्फ इसको बस आप लोग याद कर लें। सिंधु से तो सिंधु याद हो जाएगा, बस सिंधु सागर कहां पर है, तो सिंधु और झेलम के मध्य है। बाकी यहां पर देखें तो चाज दोआब की बात करें तो चाज दोआब आपका झेलम और चेनाब के बीच में है। तो कैसे याद करेंगे इसको, चाज, तो देखिए चा से क्या हो जाएगा, चेनाब। चा से क्या हो गया आपका, चेनाब। ठीक, और झेलम में जा का क्या होता है अर्थ, जे। जा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं ना। और झेलम की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में, JHE, है ना। तो झेलम में भी इंग्लिश में जे आता है और जा में भी जे आता है, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे झेलम। ठीक, तो चाज में चा से चेनाब और यहां पे जा से जे और जे से झेलम।
तो चाज दोआब किसके किसके बीच में है? झेलम और चेनाब के बीच में। तो आपको याद करने की दृष्टि से झेलम की जगह पर चेनाब लिख लीजिएगा और चेनाब की जगह पे झेलम लिख लीजिएगा, तो आपको यहां पर चाज से याद हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है यहां पर आपका तीसरे नंबर का रचना या रेचना, इसको बोलते हैं रचना बोलते हैं, रचना दोआब। तो ये कहां पर है आपका? रावी और चेनाब के मध्य। कहां पर है? रावी और चेनाब के मध्य आपका ये दोआब है। तो रचना से आपको दोनों को याद करना है। तो रा से हो गया रावी और चा से हो गया चेनाब। ठीक, तो रचना रावी और चेनाब के मध्य। ठीक, याद हो गया होगा आपको। फिर अगला है यहां पर बारी दोआब। नेक्स्ट है आपका बारी दोआब। अब बारी दोआब में देखें तो व्यास और रावी के बीच में है। किसके बीच में है? व्यास और रावी के बीच में आपका यहां पर बारी दोआब पड़ता है। अब यहां पर फिर से लिखते हैं हम लोग बारी। ठीक, तो बा से हो गया व्यास और रा से हो गया रावी। चुटकियों में याद हो गया आपको। ठीक, तो बारी से व्यास और रावी, तो व्यास और रावी के बीच में स्थित है आपका क्या? बारी दोआब। ठीक, नेक्स्ट है बिस्त सागर दोआब। क्या है? बिस्त सागर दोआब। तो यहां पर हम फिर से लिखते हैं बिस्त। तो बी से याद कर लो आप लोग व्यास, बी से क्या याद करो? व्यास, और सत से याद कर लो, इस्त से याद कर लो, बिस्त में इस्त से याद करो आपका यहां पर सतलज। ठीक, तो यहां पर चाहे तो सिर्फ आधा सा से भी सतलज याद कर सकते हो, फिर अस्त से या इस्त से आप लोग सतलज याद कर लें। सा इसमें है ना, सा से सतलज। ठीक, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर जो दो नदियों के बीच में जो दोआब थे, रावी, झेलम, सिंधु, चेनाब, इनके बीच में सबको हमने यहां पर देखा। आपको याद रखना है, एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर मैच करने के लिए सही मैच कीजिए, सही जोड़ी मिलाइए, उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोआब क्षेत्र है ना, दो नदी बेसिन के बीच का जो क्षेत्र होता है, पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है। फिर यहां पर है झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है ना? झेलम नदी के उद्गम की बात करें तो बेरीनाग के निकट, बेरीनाग भी आपकी झील है, तो इसके निकट शेषनाग झील से, बेरीनाग के निकट एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, उससे होती है। और शेषनाग झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से आपके झेलम नदी का उद्गम होता है। फिर इसका ओरिजिन कहां पर है? तो वो जम्मू कश्मीर शेषनाग झील पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बुलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपकी झेलम ही होती है। तो बुलर झील से प्रवाहित होने वाली नदी आपकी झेलम है। बुलर झील कहां पर है आपके? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, और यहीं से निकलती है। जब जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से ये नदी आपकी निकलती है, कहां से? शेषनाग झील से जब निकलती है तो उसके बाद वो बुलर झील में प्रवाहित होते हुए, कहां पर? बुलर झील में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? झेलम। ठीक, फिर नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे आपका श्रीनगर बसा हुआ है? तो वो है झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर है ना, बहुत सुंदर शहर श्रीनगर किसके किनारे है यहां पर आपके? तो झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? क्या? मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो झेलम नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? झेलम नदी पर हुआ है। और कहां हुआ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट है तुलबुल। तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर चलाई जा रही हैं? तो ये दोनों परियोजनाएं जो है आपके झेलम नदी पर चलाई जा रही है। तुलबुल तो मैंने बताया था, तुलबुल बताया था, और एक किशन गंगा बताया था। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, उस पर आपकी किशन गंगा परियोजना है। बाकी तुलबुल झेलम पे ही है। और तुलबुल यानी कि चुलबुले कौन थे? कृष्ण भगवान थे, है ना। तो किशन गंगा से कृष्ण भगवान, और तुलबुल से यहां पर चुलबुल से तुलबुल, याद करने के लिए मैंने बोला था। और उरी, आप लोगों ने विकी कौशल की एक फिल्म देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये जहां पर आपकी ये परियोजना है उरी, यहीं पर इसी क्षेत्र से जो है तो आपका उसका नाम लिया गया है, उरी नामक जगह से, है ना। तो उसमें एक डायलॉग है ना, हाउस द जूस, है ना। तो आपका जोश मैं उम्मीद करता हूं कि हाई होगा। तो उरी परियोजना कहां पर है आपके? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। ठीक,
फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर मुजफ्फराबाद के मीरपुर तक, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो उस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी करती है? झेलम नदी के द्वारा यहां पर इसका जो है तो निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है बांसमंगल क्या है? क्या बांसमंगल क्या है? तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व, तो क्या पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी है ना। तो बांसमंगल इसके द्वारा एक बहुत गहरी जो है तो घाटी का यहां पर निर्माण किया जाता है और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो बांसमंगल झेलम नदी द्वारा बनाई गई ये क्या है? गहरी घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट है झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती हैं? ये सारी नदियां मैंने बताया था कहां जाकर के मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं। किससे मिलती हैं? चेनाब से मिलती हैं। तो यही प्रश्न पूछा गया है यहां पर ये जो आपका दिया गया है कि चेनाब में कहां पर मिलती है? तो झंग के पास है ना, झंग एक वहां पर जगह है, वहां पर जाकर के नदियां आपकी मिलती हैं। नेक्स्ट है किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा आपकी झेलम की सहायक नदी है, मैंने बताया था और इस पर आपकी एक परियोजना भी मैंने बताई थी, किशन गंगा परियोजना। तो आपको ये याद हो गया होगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, करेवा घाटी कहां स्थित है? कौन सी घाटी? करेवा घाटी कहां स्थित है? तो करेवा घाटी कश्मीर घाटी में है। कहां है? करेवा घाटी आपकी कश्मीर घाटी में है। यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी होती है। जो आपकी यहां पर करेवा घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है वहां पर काहे का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन होता है। वो आपने वीडियो देखा होगा, एड देखा होगा, एक प्रचार केसर दाने दाने में क्या है? केसर का स्वाद, बिमल है ना। तो वही कहां पर उत्पादित होता है आपका केसर? तो केसर आपकी करेवा घाटी में है ना, करेवा घाटी में जो है तो आपको उत्पादित होता है। और करेवा घाटी कहां है? कश्मीर घाटी में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। आपका जो बिमल है उसके लिए केसर यहीं से आता होगा। हालांकि अभी कोर्ट में एक कहीं किसी ने केस किया था और उसमें जो है तो आपके न्यायालय में पूछा गया कि भैया बताया जाए कि बिमल में आप कितना केसर है। तो वही है कि यहां पर दाने दाने में केसर का स्वाद। तो केसर का उत्पादन कहां होता है? करेवा घाटी में। फिर अगली नदी आ जाती है आपकी चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको पहले जो है प्राचीन काल में अस्किनी कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहते थे इसको? आपके अस्किनी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है चेनाब का यहां पर जो नाम है अस्किनी भी है, पहले इसको अस्किनी के नाम से जानते थे, ठीक। फिर यहां पर आगे चलते हैं और चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चेनाब नदी आपकी दो नदियों से मिलकर के बनती है, एक होती है चंद्र और दूसरी होती है भागा। जब दोनों आकर के मिलती हैं तो बन जाती है चेनाब। तो हिमाचल प्रदेश में आपको किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा नदी से जानते हैं। चंद्र और भागा दो नदियां होती है, आपस में मिलती है, चंद्रभागा, और फिर आगे जाकर के उसी का नाम चेनाब हो जाता है। तो चेनाब नदी को हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो बहुत प्रचलित ये है ना, आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आया है बड़ा लांचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसी का उद्गम होता है, यानी चेनाब का। तो चंद्र और भागा इन्हीं दो नदियों के मिलने से चेनाब की उत्पत्ति होती है। तो यानी कि बड़ा लांचा दर्रा से आपकी दो नदी निकलती हैं, चंद्र और एक भागा, दोनों मिलती हैं, चंद्रभागा बनती है और उसी का नाम बन जाता है आपके, या उसी का नाम पड़ जाता है चेनाब, ठीक। याद रहेगा आपको दो नदियों कौन कौन सी? चंद्र और भागा। कहां से निकलती है? बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, और वही जब मिलती हैं आपस में तो वो क्या हो जाती है? चेनाब, ठीक। नेक्स्ट है चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? उसका कैचमेंट एरिया कितना है यहां पर? तो 21,808 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21,808 किलोमीटर है। सामान्यतः 29,050 वर्ग किलोमीटर है। कुल की बात करें तो 29,000 है यहां पर। टोटल 29,050 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 21,808
वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चेनाब की लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1180 वर्ग किलोमीटर। 1180 यहां पर जो है तो आपके किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर नहीं, क्या है, चेनाब की भारत में लंबाई 1180 मीटर है। नेक्स्ट है यहां पर चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजना। तो मैंने बताया था ना कि आपकी बगलीहार है, दुलहस्ती है, सलाल है, ये सारी परियोजनाएं किस पर है, चेनाब पर। तो उसी में है यहां पर आपके बगलीहार परियोजना। फिर अगली कौन सी परियोजना है यहां पर आपके, सलाल परियोजना। कौन सी, सलाल परियोजना। फिर है दुलहस्ती परियोजना। तो मैंने बताया था कि, और ये परियोजनाएं हैं कहां पर, तो परियोजनाएं हैं आपके जम्मू कश्मीर में। तो मैंने बताया था आपको कि जो दुल्हन है वो जम्मू कश्मीर के बंगले में क्या करती है, सलाद है ना, चीरती है या काटती है, तो चीरने से चेनाब हो जाएगा आपको, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। कौन सी नदी, दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहां है दूध गंगा नदी आपकी, जम्मू कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने काफी चर्चा में सुना होगा कि बहुत ऊंचाई पर एक पुल बनाया गया है, उसका टेस्टिंग भी हो गई है ना वहां पर, कि भाई गाड़ी मोटर चल सकते हैं कि नहीं। तो वो है आपका चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है तो आपका पुल बनाया जा रहा है, काफी ऊंचाई पर है। अगर आप एक बार नेट पे सर्च करके देखेंगे तो अगर मुझे तो लगता है कोई उस पुल से नीचे देखे तो वो मर जाएगा। नहीं तो इतना काफी ऊंचाई है, आप एक बार उसको जरूर देखें, है ना। उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, बन जाएगी तो विश्व की सबसे ऊंची पुल होगी आपकी, सबसे ऊंचाई पर है ना पुल है। फिर अगली नदी है यहां पर आपकी रावी नदी। अगली कौन सी नदी है, रावी नदी। इसको पहले किस नाम से, प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो रावी को जाना जाता था यहां पर आपके परूषणी। किस नाम से जाना जाता था, परूषणी नदी के नाम से इसको जाना जाता था। रावी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है। रोहतांग दर्रे के पास, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। रावी का पहला शब्द भी र से शुरू होता है, रोहतांग दर्रे का भी पहला शब्द र से शुरू होता है। तो रोहतांग दर्रे से आपको याद करना है रावी नदी। ठीक, और जिला कौन सा पड़ता है, कांगड़ा जिला। कांगड़ा चाय की पत्ती है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है आपके, तो कांगड़ा जिला कहां है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास या दर्रा है आपका, तो रोहतांग पास से आपकी कौन सी नदी का ओरिजिन है या फिर उद्गम है, तो रावी नदी का उद्गम है यहां से। नेक्स्ट पॉइंट है रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, है ना, या कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं यहां पर, तो कौन कौन सी मैंने आपको बताया था, चमेरा, क्या बताया था, चमेरा परियोजना बताया था, थिन या इसी को रणजीत सागर परियोजना, एक और बताया था शाहपुर कंडी बांध परियोजना। तो ये सारी, ये अब शाहपुर कंडी जो है यहां पर आपके प्रस्तावित है। तो ये सारी जो है परियोजनाएं आपकी किस पर हैं, तो रावी नदी पर हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि किस किस राज्य में स्थित है। तो जैसे कि यहां पर मैं बात करूं आपकी परियोजनाओं के, तो शाहपुर कंडी परियोजना आपके पंजाब में है और बाकी दोनों हिमाचल प्रदेश में है। तो ये शाहपुर कंडी कहां पर है, पंजाब में। बाकी आपकी थिन परियोजना और चमेरा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में। मैंने अभी आपको एक चीज, एक ट्रिक से याद कराया था ना कि राजा रणजीत सिंह के पास क्या थी, एशिया की बहुत बड़ी सेना थी। तो रणजीत सिंह से रणजीत सिंह याद करेंगे आप लोग। राजा रणजीत सिंह के पास क्या थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो रणजीत सिंह से रणजीत सागर या उसी को बोलते थे थिन डेम। और उनके पास क्या थी, एशिया की बहुत बड़ी सेना थी। इससे उनके अंदर क्या था, साहस। तो साहस से आपको याद करना है शाहपुर कंडी परियोजना। और जब साहस था तो अंग्रेजों की जो सेना थी या अंग्रेजों का जो शासन था वो चरमराने लगा था, यानी कि वो डर गए थे। तो चरमराने से आपको याद रखना है, चरमराने से याद रखना है आपको चमेरा। ठीक, तो इतना आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रावी नदी और चेनाब का संगम कहां होता है। कौन कौन सी नदी है ना, बोल राधा बोल तेरा मेरा संगम होगा कि नहीं। तो ये क्या है यहां पर आपके रावी नदी, क्या रावी नदी और चेनाब का संगम कहां पर होता है, कौन सा आपके रावी और चेनाब, तो कहां पर होता है, सराय सिंधु पाकिस्तान में। कहां पर होता है, पाकिस्तान में। आपको व्यास को छोड़ करके सभी नदियों को आंख मूंद करके जब पूछे कि चेनाब से कहां पर मिलती है, चाहे झेलम हो चाहे आपके
रावी हो, ये सारी नदियां या फिर सतलज हो, सारी नदियां पाकिस्तान में मिलती हैं आपके जाकर के। ठीक, नेक्स्ट है चंबा घाटी प्रवाहित होने वाली नदी है, चंबा घाटी में, यानी चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो रावी नदी है। कहां प्रवाहित होती? चंबा घाटी में। और चंबा घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको मध्य प्रदेश, भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में बताया है। किसके बारे में? भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, उसमें भारत के हिमाचल, उत्तराखंड आपके, और जम्मू कश्मीर, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां जहां आपकी घाटियां हैं सबके बारे में मैंने वहां पर बताया है, तो आप उनको जाकर के देख लीजिए। तो रावी नदी जो है आपके कहां से प्रवाहित होती? चंबा घाटी से। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी नदी यहाँ पर ब्यास। इसी को पहले बिपाशा बोला जाता था ना, बिपाशा बसु, इसको तो आप जानते होंगे, अभिनेत्री हैं आपकी एक। तो ब्यास नदी क्या, इसका पहले क्या नाम था? बिपाशा। तो ब्यास नदी का पहले नाम था बिपाशा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? कहां से इसका ओरिजिन है, कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी मैंने बताया था कि ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास में है, वहीं से आपकी जो ये नदी निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहां है? तो रोहतांग दर्रा है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी आपकी निकलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्यास नदी मैदानी भागों में किस स्थान पर प्रवेश करती है? यानी कि पहले तो पहाड़ी क्षेत्र में बहती है, फिर मैदान में कहां पर आती है? तो मैदान की बात करें कहां प्रवेश करती है? तो तलवाड़ा होशियारपुर जिला, तलवाड़ा होशियारपुर जिले में जो है तो आपकी प्रवाहित होती है। फिर नेक्स्ट है, हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी किससे जाकर के मिलती है? तो हरिके नामक स्थान पर आपकी जो ब्यास नदी है सतलज से जाकर के मिलती है। और हरिके नामक स्थान कहां पर है? तो पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। पंजाब में आपकी ब्यास नदी, पंजाब में आपकी ब्यास नदी किससे मिलती है? सतलज से मिलती है। और यहाँ पर आपके हरिके बैराज बनाया जाता है, हरिके नामक जगह पे मिलती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हरिके बैराज। यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक बैराज बनाया गया है जहां पानी को रोका जाता है। नेक्स्ट है आपका, हरिके बैराज में कौन सी नहर निकाली गई है? हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के 4-5 बार आपको बताया है कि ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में जाकर के चनाब से नहीं मिलती, वो भारत में ही पंजाब में सतलज से मिल जाती है। तो भारत में ही पंजाब में सतलज से मिल जाती है, वो नदी है आपकी ब्यास नदी। ठीक, इसलिए ये पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल कहां प्रवाहित होती है? भारत में होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो 5 नदियां सिंधु नदी से मिलती हैं उनमें से कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, तो आपको आंख मूंद करके जवाब देना है कि कौन सी नदी है? तो ब्यास नदी है। ठीक, अगली नदी के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सतलज नदी के बारे में। अगली कौन सी नदी है हमारी? सतलज नदी। तो सतलज नदी के यहां पर सबसे पहले उद्गम की बात करेंगे। तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? राक्षस ताल झील तिब्बत के पठार से। इसी को राकस ताल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? राकस, है ना, राकस ताल। तो चाहे राक्षस हो चाहे राकस, मैंने आपको राकस ताल बताया है, यहाँ पर राक्षस लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो राकस ताल या राक्षस ताल झील से जो है तो आपके तिब्बत के पठार में झील पड़ती है, यहां से आपके सतलज नदी का उद्गम होता है, इसका ओरिजिन यहां पर है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी के समांतर, इसके पैरेलल प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है, क्योंकि ये भी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और सिंधु नदी भी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो दोनों नदियां काफी दूर तक पैरेलल प्रवाहित होती है, ऊपर ऊपर सिंधु नदी, उसके नीचे नीचे सतलज नदी, बराबर यानी कि पैरेलल आती हैं। तो आपको याद रखना है सतलज नदी जो है तो इसके पैरेलल प्रवाहित होती है। ठीक, नेक्स्ट है, सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा। कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से जो है आपके प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा आपके कहां पर है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है सिपकिला दर्रा? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश के सिपकिले दर्रे से ये नदी जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सा परियोजना आपकी? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं अभी जब परियोजनाएं बता रहा था तो इसका स्किप कर गया था, बताने को भूल गया था मुझे। तो क्या है यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल डैम आपका।
नेक्स्ट पॉइंट है, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है वो है आपकी सतलज नदी। यानी कि ये नदी महान हिमालय, आपका ये महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इन सब को काटती हुई, इन सब को क्या करती है, यहां से काटती हुई सबको जो है तो प्रवाहित होती है, तो इस सबको अपरदित करती है। यानी कि यहां पर सबका कहां गया आपका अपरदित करना, यानी कि इरोजन करते हुए, इनको काटते पीटते हुए जो है तो आपके हिमाचल प्रदेश से कहां प्रवाहित होती है, भारत में आती है, और भारत से आगे चल करके पंजाब से जात होते हुए पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। तो ये आपके हो गए किसके बारे में, सतलज नदी के बारे में। ठीक, सतलज नदी पर एक और परियोजना है आपकी, सतलज नदी पर एक और परियोजना है नाफ्था, नाफ्था झाकड़ी, नाफ्था झाकड़ी या फिर नाफ्था इसको बोलते हैं झाकड़ी, है ना, ये झा है ना, झाकड़ी या फिर झाकड़ी, तो नाफ्था झाकड़ी या फिर झाकड़ी एक और परियोजना है, और एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो यहां पर हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी आपकी नदियां थी उनके बारे में पढ़ा, खासकर जो भारत में प्रवाहित होने वाली 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और उससे मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए AKS एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।